ये जो 2-3 जुमले हैं ये फलां तकरीर से उठाए हैं, ये फलां तकरीर से उठाए हैं, वो तकारीर भी सुनवा दी। तो मैं बड़े अदब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो जुमले उन्होंने सुनवा दिए कि ये फलां तकरीर से हैं, ये फलां तकरीर से हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो उनका, कैच फ्रेज जिसको कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, जितना मैं जानता हूँ वेस्ट को, जितना मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, और घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लें, आपको यही अल्फाज उसमें नजर आएंगे। हर रोज वो तकरीर करेंगे, हर रोज यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्जशीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने है। तो असल जुमले कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, सजा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं, मरियम नवाज को सजा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, मैं उस चैनल से ये सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत ज़ोरों शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जुमले जो असल हैं और आप छुपा गए हैं, खा गए हैं, बल्कि हजम कर गए हैं, वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज़ है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है। तो मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूँ। अगर तो कोई, मैं चैनल से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इन सब की नज़र से नहीं गुजरी, कौम की नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ़ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं, तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है, हम भी मुंतज़िर हैं, हम भी देखें कि इतना बहादुरी उन्होंने कब की कि उन्होंने अपने दौरे, जो उनका मुलाजमत का दौर था, उसमें उन्होंने कब ये इतराफ़ किया, हम देखना चाहते हैं। बड़ी बात है अगर उन्होंने ये इतराफ़ किया है किसी तकरीर में और वो तकरीर कौम की नज़र से नहीं गुजरी। चलें अब ऑडियो और वीडियो और सब को छोड़ दें, असल बात की तरफ आ जाएं। बात यह है कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए
उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के डीजीसी, और उनको कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, वो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने डीजीसी होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई तो अब कोर्ट में वो दरख्वास्त मेरी है, तो उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं ये मुझे गलत कोर्ट में ले गई हैं तो कोर्ट को ये कहें कि ये दरख्वास्त गलत है। मैं तो ये अपील करूंगी अपने कोर्ट से कि जनरल फैज़ साहब को और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को, दोनों को बुलाया जाए, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए और कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया जाए कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की गवाही के बाद अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नैब के मुकदमे में सज़ा दी थी, उनकी वीडियो जो मैंने उस वक्त रिलीज़ की थी पूरी दुनिया के सामने। तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि सज़ा दे दी गई। खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है। तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ, नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक एफिडेविट सामने आया, बयान हल्फी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे। और तब ये जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जज थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के, ये वहाँ पर उस वक्त चीफ जज थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे। जब उन्हें ये उनके सामने इन्होंने फ़ोन किया कि एक जज साहब का नाम लेके कहा कि उनको फ़ोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो यही है। तो ऑडियो कोई, उसमें आप शक व शुबात कर सकते हैं, वीडियो में आप कर सकते हैं, लेकिन शौकत अजीज़ साहब तो माशाअल्लाह हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूँ। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने ये साकिब निसार साहब ने, जो सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और हाईएस्ट कुर्सी पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
तो उनको जब कहा गया कि आप इसमें अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूँ। तो मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया। ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सज़ा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा कि मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आइनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए। क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आइनी इक़दामात को मानने पर आप मजबूर हुए, इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। और अगर आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, अरशद मलिक साहब, FIA के जो DG थे, उनकी जो बशीर मेमन साहब थे, उनकी गवाही को भी छोड़ दें, आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के एफिडेविट को भी छोड़ दें, आप इस ऑडियो को भी छोड़ दें, लेकिन मैं ये जो पिछले 5 साल के वाक़यात हैं, जिस तरह से वो साजिश जिसका जिक्र शौकत अजीज सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया, अब इस ऑडियो में जो आया है, ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में और PMLN के हक में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें, तो मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में कौम की आंखों के सामने जो वाक़यात हुए, वो क्या इतनी जल्दी कौम भुला सकेगी। सबसे बड़ी चार्जशीट, सबसे बड़ी शहादत तो वो है जो कुदरत ने 5 साल में जिस तरह से इनकी साजिशें अनफोल्ड हुई हैं, सबसे बड़ी तो सबूत वो हैं जिनको कोई नहीं जुटला सकता। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया? क्या उसके लिए किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस, जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पनामा में
400 450 अफराद के नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सजा दे दी, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या इस बात के लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर बहुत आपने शोर मचाया, पनामा पनामा पनामा। उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया। क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? और ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी इस फैसले को भी, जो बदनाम जमाना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की जरूरत है? और फिर उसके बाद पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। कभी ऐसा सुना आपने कहीं? क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर उसके बाद जेआईटी बनती है। जेआईटी में व्हाट्सएप से कॉल्स करके हीरे लाए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि वो हीरे आज कहां हैं? वो हीरे कहां गुम हो गए? और जब पैंडोरा बॉक्स आया, तो क्या पैंडोरा पेपर्स हैं? क्या है पैंडोरा पेपर्स आया, तो उस वक्त वो जेआईटी कहां थी? उस वक्त वो हीरे कहां थे जो दिन रात, जिनको कोर्ट में भी जब हमारा केस चल रहा था तो कहा गया कि जिन्नात काम करते थे, सामने सामने तो वो 5-6 लोग थे जिनके सामने हम पेश हुए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड आईएसआई के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहां हैं वो हीरे? आज कहां हैं वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो जेआईटी भी कहां है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। फिर कौन सा ऐसा पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जब नैब को रेफरेंसेस भेजता है तो उस पर एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता है? कौन है? कौन सा केस है? एक है तो बताएं। एक है अगर 74 साल की तारीख में तो बताएं कि किसी भी केसेस के अंदर, रेफरेंसेस से अंदर ऊपर आपने मॉनिटरिंग जज बिठा दिया। वो क्या मॉनिटर कर रहा था? वो ये मॉनिटर कर रहा था कि कहीं किसी तरह से कोई इंश्योर किया जाए कि सजा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मिले। वो हमारे सामने, वो मैं उन सहाफ़ी हजरात को, कुछ यहाँ तशरीफ भी रखते हैं, ये बैठे हुए मेरे बहादुर भाई मेरा ख्याल है जिन्होंने उनको एक्सपोज किया था, जो फ़ोन के कवर से इस तरह अपना मुंह छुपाकर एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। आप ही थे ना वो? आई एम सॉरी, उसके बाद आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको सल्यूट करती हूँ। तो क्या उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? ये बैठे, इनसे पूछ लें। और यहीं पर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आपने नवाज शरीफ को, चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, आपने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया। कोई है प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट है इस बात का 74 साल की तारीख में? इसके लिए भी कोई फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? नवाज शरीफ को आपने ताहयात नाअहल कर दिया। मुझे कोई अवामी ओहदा रखे बगैर, कोई सबूत मेरे खिलाफ, आज भी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है नैब से कि सबूत कहाँ है, और नैब 2 हफ्ते मांग लेती है क्योंकि सबूत नहीं है। कोई सबूत रखे बगैर मुझे भी 7 साल के लिए नाअहल किया। तो क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? फिर ये मेरे साथ बैठे हैं मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई सब बैठे हैं, मेरे अंकल्स बैठे हैं यहाँ पर। ये मेरे दाएं बैठे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बाएं बैठे हैं एहसन इकबाल साहब, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब, ये बैठे हैं आपके सामने जिनसे सेनेटर की सीट भी छीन ली गई। तो क्या ये जिन मुकदमात से गुजर के आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब का तो एक क्लासिक केस है,
हेरोइन आपने उनके ऊपर डाल दी और आज तक आप कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसके अलावा जो मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, यहाँ पर पार्टी के लोग नहीं बैठे, मुझे हनीफ अब्बासी साहब भी याद आ जाते कि जब हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन से पहले, उनको तो आपने जेल में डाल दिया, और उनका जो ओपोनेंट है, मैं उस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, आज वजीर है वो, उसकी आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे जाके पिंडी की सड़कों पर। क्या वो भी, उसको भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? फिर जब हमारे सेनेट के इलेक्शंस थे तो हमारे सेनेटर्स से, जो पीएमएलएन के सेनेटर्स थे, उनसे आपने शेर का निशान छीन लिया। आपने उन लोगों से हक छीन लिया कि वो अपनी पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ें। आपने शेर का निशान उनसे छीन लिया क्योंकि आप फेवर करना चाहते थे किसी को, और आप उसके लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को, जो सेनेट में नहीं आने देना चाहते थे, आपने उनसे शेर का निशान छीना। तो क्या आप इस तारीख को जुटला सकते हैं? इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है। और फिर आपने खुद ये अपनी ऑडियो में फरमाया कि आपको कहा गया कि इमरान खान को लाना है, तो उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने इंसाफ का कत्ल किया, जिस तरह से आपने नवाज शरीफ और उसके पूरे ख़ानदान और उसकी पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आपने इंसाफ का एक अलग मेयार कायम किया, तो इसी तरह आपने इमरान खान जैसे झूठे और साजिशी शख्स को बेल आउट करने के लिए, उसको लाने के लिए, आपने उसके लिए इंसाफ का बिल्कुल ही एक अलग मेयार कायम किया। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि इमरान खान को लाना था, आपको हुक्म आया कि इमरान को लाना है। जिस मेयार पर नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन को परखा गया और जिस मेयार पे इमरान खान साहब को परखा गया, ये भी सुन लें। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पड़ना था, तो सुना। जितने उन्होंने झूठे एफिडेविट्स दिए, झूठी मनी ट्रेल दी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उनके किसी भी फैमिली मेंबर का कि उसने उसको भेजी, उसने उसको भेजी। 20 साल से जो बैंक बंद हो गया था, उसके अचानक से किसी ने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। ना उनकी फैमिली में से किसी को बुलाया गया, ना उनके किसी फैमिली मेंबर को कटहरे में खड़ा किया गया। नवाज शरीफ की तो बेटी ने भुगता, उसके भाई ने भुगता, उसके भतीजे ने भुगता, उनकी पार्टी ने भुगता। इमरान खान के किसी फैमिली मेंबर को बुलाया गया और पूछा गया कि ये जो आपने झूठी मनी ट्रेल दी है, जिसका ना सर है ना पैर है, ये आप कहाँ से लेके आए? उसको मिनोएन आंखें बंद करके एक सहीफे की तरह उसको सच मान लिया गया। क्या इमरान खान का कोई अहले खाना संगीन तरीन इल्जामात के बावजूद जेल गया? क्या इमरान खान को ने जो झूठी मनी ट्रेल पेश की, इस पर किसी को कोई जीआईटी बनी, कोई एतराज हुआ, कोई जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास लेके आओ? क्या कोई सवाल उनसे पूछा गया? और उसके बाद जब इमरान खान का बनी गाला वाला महल रेगुलराइज कराने की बारी आई, तो यूसी, जो वहां की यूसी है, उसने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेश किया गया है जो इजाजतनामा, ये कंप्यूटराइज्ड है, और जिस वक्त का ये इजाजतनामा, उस वक्त तो हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं था। तो किस तरह, क्या इस बात के लिए भी अब किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? क्या इस बात में भी अब कोई शक की गुंजाइश है कि किस तरह, क्योंकि आपको हुक्म था कि आपने इमरान खान को लाना था, किस तरह आपने उनके ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस थे, जो इतनी उनकी ग्लेयरिंग सबूत थे उनके खिलाफ, आपने किस तरह उनको नज़रअंदाज किया? तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी हुआ, वो भी आज पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, और उसको सदाकत और इमानत का झूठा सर्टिफिकेट जारी करने वाला साकिब निसार, वो भी आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिलसिला, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये रुकने वाला नहीं है। जब आप गुनाह करते, जब आप एक साजिश करते, तो आप उस वक्त अपनी ताकत के नशे में होते हैं, इक़्तिदार के नशे में होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप अपने पीछे कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। उन सबूतों को मंजर आम पे आना था, उन सबूतों को सामने लाने में ना नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है,
ना मेरा कोई किरदार है, ना मेरी पार्टी का कोई किरदार है। ये सब कुदरत का निज़ाम है और कुदरत के निज़ाम को हरकत में आना ही था। और अब जब कुदरत का निज़ाम हरकत में आया, उसके फैसले भी उसके होते हैं, टाइमिंग्स भी उसकी होती हैं, तो इनको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो बात यह है कि बाकी चीज़ों को तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के जो तसलसल के साथ ये वाक़यात होते रहे हैं, इसको आप जुटला सकते हैं? ये सबसे बड़ी चार्जशीट है आपके खिलाफ। ऑडियो भी वही कह रही है, एफिडेविट भी वही कह रहा है, शौकत अजीज सदीकी साहब भी वही कह रहे हैं, अरशद मलिक ने भी वही कहा था, बशीर मेमन साहब भी वही कह रहे हैं। तो जो शहादतें वक्त ने दी हैं, जो शहादतें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, इनके जो साजिशें हैं वो जिस तरह मुंह के बल गिरी हैं, उन शहादतों का ना कोई इनकार कर सकता है, ना उनको कोई जुटला सकता है, क्योंकि जो वाक़यात भी हुए वो आपके सामने, मेरे सामने और जो पाकिस्तानी कौम मुझे सुन रही है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हुए। किसी भी ऑडियो में, किसी भी एफिडेविट में, किसी भी टीवी की स्टेटमेंट में, किसी भी जज की स्टेटमेंट में वो सब चीज़ें जो कौम ने 5 साल अपनी आंखों के सामने होती देखी, उनमें, उन ऑडियोज़ वीडियोज़ में भी सब कुछ वही है। तो वाक़यात सच्चे हैं और ऑडियोज़ और वीडियोज़ झूठी। और फिर बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। अब बेचारों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने महंगाई पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई। रोज़ सुबह आप उठें तो कीमतें और होती हैं, दोपहर को और होती हैं, रात को और होती हैं। आवाम को भीख की तरह 3 दफ़ा दिन में जो है वो गैस मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। और जो गैस मिल ही नहीं रही उसकी कीमतें आप सुनाएं 125 गुना बढ़ाने की बात हो रही है। तो जी 175। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे तो इमरान खान साहब ने मीटिंग नहीं की, लेकिन जब ये ऑडियो आई अपने तर्जुमानों का इजलास बुला लिया, अपने वज़रा का इजलास बुला लिया और कहा कि नून लीग का दौर याद कराओ। भाई नून लीग का दौर याद कराओगे तो लोगों को 5.8% ग्रोथ याद आएगी। नून लीग का दौर लोगों को याद कराओगे तो लोगों को मोटरवेज, सड़कें, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और कम कीमतें अशियाए खुर्दोनोश की वो याद आएंगी। तो नून लीग का दौर तो लोगों को अपने आप याद आ रहा है, आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो तबाही मुल्क की है, नून लीग का दौर अपने आप लोगों को याद आ रहा है, बल्कि जो चीज़ शायद नहीं भी याद आनी थी वो भी याद आ रही है। तो बात यह है कि जो हुकूमती वज़रा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं, इनको किसी ने यह भी नहीं समझाया कि जब आप साकिब निसार साहब के डिफेंस में सामने आएंगे और हलकान होंगे और अपने आप को ख़राब करेंगे तो वो साकिब निसार के हक में नहीं जाती, वो बात उनके अगेंस्ट जाती है। क्योंकि सारी दुनिया को ये पता है कि साकिब निसार साहब ने जिस साजिश का वो मोहरा बने, उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है इमरान खान। और उस साजिश के नतीजे में ये हुकूमत 2018 में क़याम में आई। उस साजिश के नतीजे में नवाज शरीफ के साथ और PMLN के साथ और शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ वो हुआ। तो ये साकिब निसार को नहीं बचा रहे हुकूमती वज़रा और इमरान खान, ये अपने आप को बचा रहे हैं। इनको खौफ साकिब निसार के एक्सपोज होने से नहीं आ रहा है। इनको पता है कि साकिब निसार जब एक्सपोज होगा तो हम भी एक्सपोज होंगे, क्योंकि हम इस साजिश के सबसे बड़े मोहरे थे। तो ये जो हुकूमती वज़रा की तरफ से बयानात आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश है, साकिब निसार को बचाने की कोशिश नहीं है। और साकिब निसार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना डिफेंस खुद करें। जब ये आपका डिफेंस करते हैं तो आपका केस मज़ीद ख़राब होता है। और मैं साकिब निसार साहब से ये भी कहती हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का एफिडेविट आया तो उसके जवाब में आपका एफिडेविट आना चाहिए था। ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था कि मैं कभी पेश नहीं होऊंगा, मैं कोई पागल हूँ। और अब जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ ऑडियो आ गई है आवाम के दरमियान, तो आपको भी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। कराएं आप उसका ऑडिट। अहमद नूरानी साहब को मैं कल पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि एक चैनल है, मैं उसको कहता हूँ कि उनका ये जो सब प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान में करें, ज़रा अपने लंदन वाले चैनल पे चलाएं ताकि पता चले मैं भी बेरोज़गार हूँ, कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएं।
तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहती हूँ कि ज़रूर इसका ऑडिट कराएं, ज़रूर अपने आप को कानून के सामने पेश करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर ऑडियो झूठी निकली तो आपको हर्जाना मिलेगा, फिर आप उससे जाएं और बनाएं जितने डैम आपने बनाने। तो फायदे की बात है ना, लेके जाएं कोर्ट में, खड़े हों, शहादत दें, क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने आएं और बताएं लोगों को कि ये झूठ है और जो पैसे मिले उसका डैम बनाएं जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे। तो और फिर बड़ी मैं हंस रही थी जब मैं सुन रही थी कि वो कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि सबके पीछे नून लीग है, तो मुझे बड़ी हंसी भी आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या नून लीग ने नवाज शरीफ साहब को एक आमेज में ऑफिस से बाहर निकलवाया था? क्या नून लीग ने जनरल फैज साहब को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास भेजा था? क्या नून लीग ने बेंच तोड़वाए और बनवाए थे? क्या नून लीग ने नून लीग को ही, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, और ये जो पार्टी मेरी बैठी है इसको झूठी सजाएं नून लीग ने सुनवाई थी, इन पर झूठे मुकदमात नून लीग ने बनवाए थे? क्या नून लीग ने आरटीएस बैठाया था? क्या नून लीग ने 2018 का इलेक्शन चोरी किया था और उसके नतीजे में इमरान खान को मुसल्लत किया था? क्या नून लीग ने साजिश करके इमरान खान को वजीर आजम बनवाया था? तो मैं अदलिया से, अदलिया का एहतराम है मेरे दिल में, इस सब के बावजूद अदलिया का मेरे दिल में एहतराम है। उसकी वजह यह कि जब जनरल फैज जैसा शख्स इदारे की आड़ में छुपता है तो वो इदारे को बदनाम करता है। इसी तरह जब साकिब निसार जैसा शख्स जब कोई इस किस्म की हरकत करता है तो उंगलियां इदारे पे उठती हैं। मैं और अदलिया में बहुत, जिस तरह पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस में बहुत प्रोफेशनल मुहिब्बे वतन अफसरान हैं जो मुल्क के लिए काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अपनी आईनी हदूद तक महदूद रखते हैं और हम उनकी कदर करते हैं, हम इदारे की कदर करते हैं। वो मेरा इदारा है, वो हमारा इदारा है और वो हमारी हिफाजत करते हैं, उनकी इज्जत की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर हम जनरल फैज पर उंगली उठाते या जनरल फैज के खिलाफ सबूत देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि जनरल फैज को इदारे से अलग किया जाए। जनरल फैज अपने जो भी उन्होंने काम किए उसका वो खुद जवाब दे, इदारा क्यों जवाब दे, इदारा क्यों दागदार हो। इसी तरह मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पैनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। वो साकिब निसार जो कि हर तरह से इबरत के निशान बन चुके, जिसका सच सामने आ चुका है, मैं ये अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि उसका बोझ ये अदलिया ना उठाए। हम बतौर जमात और हम बतौर पाकिस्तानी अदलिया को किसी भी शक व शुबा और तनकीद से बालातर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये हमारा बहुत ही प्यारा वतन है और इस वतन में तब तक ये वतन कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब हमारे पास एक ऐसी अदलिया मौजूद ना हो जो तनकीद से और शक व शुबा से बालातर हो। तो जो नुकसान अदलिया को साकिब निसार जैसे जजेस ने पहुंचाया, अदल को जो नुकसान पहुंचाया, जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। साकिब निसार शायद आज ना बता सकें कि किसने उनको ये सब करने में मजबूर किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के लिए इबरत है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने उनको मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो रहा है। तो ये हमारी अदलिया को भी देखना पड़ेगा कि दबाव में लाने वाले और ये फैसले कराने वाले तो हमेशा बेचेहरा रहते हैं, लेकिन चेहरा जिसका सामने आता है वो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। तो इस कॉन्स्पिरेसी से जो कि जिसका पूरा कच्चा चट्ठा आवाम के सामने आ चुका है, मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें और मैं ये भी समझती हूँ कि बतौर सियासी जमात अवाम के जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, ये हमारे फ़राइज़ में, हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि
अदलिया के वकार को हम बचाएं, अदलिया के वकार को दागदार ना होने दें। और अदलिया उन 3 से 4 अफराद के गिरोह का नाम नहीं है जो पनामा साजिश में शामिल थे। अदलिया बहुत बड़ी है और अदलिया को अपने आप को इससे ऊपर रखना चाहिए। जितना इस चीज़ की सपोर्ट में वो होगा उतना मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी और हम वो नहीं चाहते। हम मामलात को एक सर्टन पॉइंट से बियॉन्ड नहीं लेके जाना चाहते। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जो आखिर में मुझे याद आ गया, वैसे खोसा साहब ने पनामा फैसले में लिखा था कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहाइंड 2018 इलेक्शंस पॉलिटिकल फॉर्चून जो क्राइम था वो पूरी दुनिया के सामने आज वो जो साजिश थी जो कि गुनाह भी था, क्राइम का नाम भी दिया जा सकता है, वो आज पूरी दुनिया के सामने। शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी मैं इधर ही बैठी हूँ। जी 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 फरमाइए। जी जी फरमाइए। आपने ये सारा कुछ बताया, 5 शवाहद भी आपने पेश किए जी। क्या आप आज खुद किसी अदालत में जाएंगी ये 5 शवाहद लेकर? वो तो दूसरी जानिब तो उनकी जानिब से तो अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा, आपके पास मेजर ऑप्शन थे इस हुकूमत को। पहले एक बात मैं कर लूं, जो दूसरा सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। आपने जो कहा मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरे वकला की टीम उसको देख रही है। और पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये सिर्फ मरियम नवाज का केस नहीं है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये एहसन इकबाल साहब का केस नहीं है, या शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं है, ये पूरी कौम का केस है। क्योंकि इस साजिश के नतीजे में जिस शख्स को आपने लाके मसनदे इक़्तिदार पे बिठाया, उस शख्स ने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी, उनका जीना दोभर कर दिया। उनके मसाइल का, जिसमें महंगाई, लाकानूनियत, जिसके अंदर पाकिस्तान की बदनामी, जिसमें इदारों को तबाह करना शामिल है, उस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये सिर्फ अब मुस्लिम लीग नून की स्टोरी नहीं है, ये पूरे कौम की जो मसाइल हैं ये अब उसकी अक्कासी करता है। तो ये पूरी कौम का मसला है। तो इस कौमी मसले को, या एक इतना बड़ा इशू उठ गया है, तो मैं ये पहले तो सुओ मोटो हमारे वक्त में तो फ़ौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। तो मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं वो रोना नहीं रोना चाहती। अब जजेस के पास एक मौका आया अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो अपने जो ये इसको दुरुस्त करें तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा। जी जिसमें जिस कंपनी ने उस ट्रांजिट किया उसका, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से धमकी में कॉल्स आ रही हैं और हजारों मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा गया अगर कोर्ट को बदला जाए। एक इस पे कमेंट करते हैं। दूसरा एक ऑडियो, एक मिनट आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। अच्छा, दूसरी बात क्या की आपने? दूसरी जो, एक सेकेंड, और जो दूसरी बात आपने कही वो ये है कि उनको हज़ारों फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं और उनको मैसेजेस जा रहे हैं। तो जाहिर है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, जब आपके पोल खुलने लगेंगे तो फ्रैंटिक कॉल्स इसी तरह की जाती हैं, घबरा के, पैनिक में, यही कुछ होता है जो हो रहा है। लेकिन उससे रिपोर्ट नहीं बदल जाती। वो कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है जिसको दबाव के तहत, यहाँ पर तो चीफ जस्टिस जो हैं वो दबाव के तहत फैसले दे जाते हैं, तो इंसाफ का कत्ल कर जाते हैं। जैसे साकिब निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, तो वो तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ के अदालतें, सब कुछ जो है वो शक व शुबा से बालातर है। तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहूँगी कि अगर वो, उनको ऑडियो रिपोर्ट की जो उस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आई उस पर कोई है तो चैलेंज करें उसको यूएस के किसी कोर्ट में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फ़ोन कॉल्स का मकसद ये है
कि कोई ऐसी मतलब डर के खौफ के उनको लगता है कि ये दबाव धौंस धांधली पाकिस्तान में चलता है तो शायद बाहर भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैडम, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी ऑडियो और वीडियो जो है वो मजीद भी लीक हो सकती है और बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। सवाल मेरा भी यही होगा कि क्या आपके जहन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप किस हैसियत में आपको उनको इश्तिहारात ना देने के कमा देंगे? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। आपने दूसरा सवाल, एक सेकंड को दूसरा सवाल भी किया था जी। मैंने अभी जो बात की अपने इब्तदाई जुमलों में, मैंने वो कहा कि जब आप एक गुनाह करते हैं, जब कोई क्राइम कमिट होता है, तो उस वक्त तो आप अपने इक़्तिदार के नशे में होते हैं, अपने ताकत के नशे में होते हैं, या आपको उस वक्त अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता। तो आप जो कर रहे होते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। और